नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में जो 5वां पाठ है मिठाई वाला, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने इसके 2 हिस्से का अध्ययन किया है। आज हम इस पाठ का जो तीसरा हिस्सा है और चौथा हिस्सा है, इस 2 हिस्से के अध्ययन करेंगे। तो पहले 2 हिस्सों में हमने देखा था कि पहले हिस्से में एक खिलौने वाला खिलौना लेकर नगर में आ जाता है और दूसरे हिस्से में एक वही आदमी जो खिलौने बेचने आया था, वो मुरलियाँ लेकर मुरली बेचने के लिए उसी नगर में आ जाता है। यानी कि वही व्यक्ति अलग अलग चीज़ें लेकर एक ही नगर में वो बेचने के लिए आ जाता है। यह हमने 2 हिस्सों में देखा है। अभी तीसरा हिस्सा हमें आज देखना है, जो आपके किताब में पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है। तो तीसरे हिस्से में लेखक ने बताया है कि जो तीसरा हिस्सा है उसमें जो मुरली वाला है वो मुरलियाँ बेचकर चला जाता है और उसके बाद जो चुन्नू मुन्नू की माँ है ना, उसका नाम क्या है? रोहिणी। उसका नाम क्या है? रोहिणी। तो वो चुन्नू मुन्नू की माँ विचार करने लगती है कि वो, क्योंकि उसने मुरली वाले की बातें सुनी थी, जो विजय बाबू के साथ वो कर रहा था, वो बातें कौन सुनती है? तो विजय बाबू की पत्नी यानी कि चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी सुनती है। और जब वो बातें सुनती है तो वो क्या करती है? उस पर विचार करने लगती है। और वो विचार करती है कि आज भी उसने अनुभव किया, यानी कि उसे एक्सपीरियंस आ जाता है क्या, कि बच्चों के साथ इतने प्यार से वो बातें करता है, इतने प्यार से रहता है और इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया है, पहले कभी नहीं देखा है। ऐसे वो विचार करने लगती है। और वो फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, यानी कि जो चीज़ वो बेचने के लिए आ जाता है वो कैसे बेचता है? सस्ते में बेचता है ना, कम पैसे में देता है। ऐसे उसके मन में विचार आ जाते हैं। और उसी समय जो मुरली वाला है उसकी आवाज़ उस रोहिणी के कान पर आ जाती है। लेकिन वो आवाज़ कैसी है? क्षीण स्वर में, यानी कि नष्ट होते हुए स्वर में, यानी कि उतनी पूरी आवाज़ उसके कानों पर नहीं आती। कौन सी आवाज़? कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, यानी कि अभी वो दूर गया है तो उतनी अच्छे स्वर में, मोटी आवाज़ में नहीं आती है, तो वो क्षीण होते हुए, नष्ट होते हुए आवाज़ सुनाई देती है। और रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन में क्या विचार करने लगती है, कहने लगती है, और स्वर कैसा मीठा है इसका, ये विचार करने लगती है। तो बहुत दिनों तक रोहिणी मुरली वाले का जो मीठा स्वर है ना, जो मीठी आवाज़ है, जो मीठी उसकी आदतें हैं, जो उसका स्नेहसिक्त बातें हैं, वो याद करती रहती है। लेकिन ऐसे महीने कई बीत जाते हैं, महीनों के महीने चले जाते हैं, लेकिन फिर फेरी वाला नहीं आता है। तो रोहिणी के मन में भी जो उसकी याद है वो क्या होने लगती है? क्षीण होने लगती है। वो भुलाने लगती है। किसे? उस मुरली वाले को। तो इसी प्रकार इस तीसरे हिस्से में ये दिया गया है कि क्या, कि रोहिणी उस मुरली वाले को याद करती है, लेकिन वो फिर कई महीने के बाद भी नहीं आता है तो उसे वो भूलने लगती है, उसकी स्मृति से वो क्षीण होने लगता है। अगला जो चौथा हिस्सा है वो चौथा हिस्सा हमें देखना है। तो ऐसे जब वो मुरली वाला उस नगर से चला जाता है तो कितने मास हो जाते हैं, यानी कितने महीने हो जाते हैं? तो 8 महीने हो जाते हैं। और 8 महीने के बाद जो सर्दी के दिन आते हैं तो वो सर्दी के दिन में वो फिर उसी नगर में आ जाता है। और वही उस समय क्या हो रहा है? तो जो रोहिणी है, विजय बाबू की जो पत्नी है, चुन्नू मुन्नू की जो माँ है, कौन? रोहिणी, स्नान करके, है ना, वो क्या कर रही है? मकान के छत पर चढ़कर, है ना, क्या कर रही है? अपने जो बाल है वो क्या कर रही है? सुखा रही है ना। वो कैसे? अजानुलुम्बित। अजानुलुम्बित, ये क्या आया है? एक नया शब्द आया है। कौन सा? अजानुलुम्बित।
कौन सा शब्द आया है? अजानु लुम्बित। ये देखो इधर ये नया शब्द आया है। तो अजानु लुम्बित, ये जो क्या है इसका अर्थ? तो घुटनों तक लंबे बाल, यानी कि हर एक लड़की के, यानी कि आप देखते होंगे कि कुछ महिलाओं के जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? घुटनों तक लंबे बाल होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अजानुलुम्बित बाल कहा जाता है। केश राशि, यानी कि जो बालों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? केश राशि ऐसे कहा जाता है। यानी कि जो रोहिणी है उसके बाल कैसे है? घुटनों तक लंबे बाल है, और उन्होंने स्नान करते हुए बालों को क्या किया है? धो लिया है। तो वो बालों को सुखाने के लिए अपने मकान के छत पर आ गई है और उन्हें सुखा रही है। तब जब ये बालों को सुखा रही है उसी समय उसे क्या सुनाई देती है? कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? तो बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला ये वाक्य, ये आवाज़ उसे सुनाई देती है। जब उसे ये आवाज़ सुनाई देती है ना, तो मिठाई वाला जो स्वर है उसके स्वर जब सुनाई देती है तो वो स्वर उसे कैसे लगते हैं? परिचित लगते हैं, यानी कि उसे लगता है कि ये स्वर मैंने कभी तो सुने है। उसे ये वो स्वर क्या हो जाते हैं? याद आ जाते हैं। और जब ये उसे याद आ जाते हैं, जब उसे परिचित हो जाता है, तो वो झट से रोहिणी क्या करती है? उस छत से नीचे उतर आ जाती है। तो उसी समय है ना, उसके पति मकान में नहीं है, लेकिन उसके घर में कौन है? एक वृद्ध दादी है, जो चुन्नू मुन्नू की दादी है, वो उसी घर में है। तो रोहिणी उस दादी के पास जाती है, निकट जाती है, और उस दादी को वो कहती है, क्या कहती है? कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ? कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूँगी। तो वो दादी से कहती है, क्या कहती है? कि दादी, चुन्नू मुन्नू को क्या करनी है? मिठाई लेनी है, आप जरा जाकर बाहर बैठ जाओ कमरे में, और उस मिठाई वाले को वही ठहराओ, वही बैठाओ, और आप क्या करो? वो मिठाई खरीद लो, मैं बाहर कैसे आऊँ? तो आपको मालूम है बच्चों कि पुराने ज़माने में जो औरत लोग होती है, युवतियाँ होती है, वो जो लोग थे बाहर आने वाले, जो मिठाई वाली हो या कोई बेचने वाले जो लोग आते थे, उनके सामने नहीं आते थे। यानी कि पुराने ज़माने में आपको मालूम है घूंघट के अंदर ही रहना पड़ता था। तो उसी प्रकार इधर इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये मिठाई वाला बैठा है, ये चुन्नू मुन्नू है, ये उनकी दादी है, और ये जो अंदर से देख रही है, घूंघट की आड़ से देख रही है, तो ये कौन है? रोहिणी है। तो इसी प्रकार यानी कि घूंघट की ओट से, यानी कि उसके आड़ से वो क्या कर रही है? उस मिठाई वाली को देख रही है। तो आगे दादी उठकर क्या हो जाती है? कमरे में आकर बैठ जाती है, और उस मिठाई वाले से वो बोलती है कि ए मिठाई वाले, इधर आना, यानी कि वो मिठाई वाले से बुलाती है। ओके, मिठाई वाला निकट आज आकर उस दादी के पास बैठ जाता है, और वो बोलता है, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाई है, यानी कि वो बताने लगता है अपनी मिठाई की जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बताने लगता है कि कितने मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाई है, रंगी बिरंगी मिठाई है, कुछ खट्टी मिठाई है, कुछ मीठी मिठाई है, जायकेदार मिठाई है, बड़ी मिठाई है। जब आप मुंह में डालते हो तो देर तक वो मिठाई मुंह में रहती है, जल्दी नहीं घुलती है, मतलब पिघलती नहीं है, वो वैसी की वैसी रहती है, आप उसका मज़ा बड़ी देर तक ले सकते हो। ऐसी प्रकार के बातें वो दादी को बताता है। कौन बताता है? मिठाई वाला बताता है। यानी कि जो मिठाई है वो चपटी है, गोल है, पहलेदार गोलियां है। हाँ, 1 पैसे में मैं कितनी मिठाई देता हूँ? 16 मिठाई देता हूँ। तो ये दादी को मिठाई वाला बता रहा है। इस पर दादी फिर मिठाई वाले को कहती है, बताती है, क्या बोलती है? कि 16 तो बहुत कम होती है, यानी कि 1 पैसे में कितनी मिठाई दे रहा है वो? 16 मिठाई दे रहा है, तो 16 मिठाई कम होती है, भला 25 तो दे दो। यानी कि वो 1 पैसे में कितने मांग रही है? 25 मिठाइयाँ मांग रही है ना। तो मिठाई वाला जो है वो दादी को कहता है कि नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, ये अब मैं
तुम्हें क्या खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा, यानी कि 1 पैसे में 16 ही मिठाई दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं मिठाई नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे उतना देना नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे 1 पैसे में 16 मिठाई देना है। तो वो अपने दादी को बता रहा है। इस पर रोहिणी दादी के पास ही थी, तो वो बोलती है दादी को कि दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है वो, है ना। हाँ, 1 पैसे में 16 मिठाई दे रहा है, मतलब वो सस्ती दे रहा है। 4 पैसे की ले लो ये पैसे रहे, यानी कि वो दादी को पैसे दे देती है रोहिणी, और 4 पैसे की मिठाई ले लो, ऐसे वो दादी को कहती है। तो मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा, है ना। तो जब रोहिणी दादी को बताती है कि 4 पैसे की मिठाई ले लो, तो मिठाई वाला क्या करने लगता है, मिठाई गिनने लगता है ना। जो आपको भी मालूम होगा बच्चों की, हम जब ऐसे लोगों को घर में बुलाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो हम मोल भाव करने लगते हैं, उसका दाम के करने लगते हैं, कम में देने के लिए बोलने लगते हैं, है ना। तब वो ऐसे हमारी बातचीत उन लोगों के साथ होती रहती है। तो उसी प्रकार दादी और मिठाई वाली के बीच में ये बातचीत हो रही है। आगे तो जब ये मिठाई वाला मिठाई गिन रहा है, तब उसी वक्त क्या हो जाता है, तो 4 के दे दो, ऐसे दादी कहती है। हाँ, तो दादी कहती कि 50 नहीं, कम से कम 20 तो दे दो, ऐसे दादी मिठाई वाले को कहती है। यानी कि 50 नहीं दे सकता है तो कम से कम कितने दे दो, 20 तो दे दो, ऐसे दादी उस मिठाई वाले को कहती है। और वो आगे कहती है कि अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है, यानी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, वृद्ध हो गई हूँ, और मुझे अभी ज़्यादा मोल भाव करना आता नहीं है। तो तुम क्या करो, 50 के बदले 20 मिठाई 1 पैसे में दे दो, ऐसे दादी मिठाई वाले को कहती है। तो कहते हुए दादी के पोपले मुँह, हाँ, ये एक नया शब्द यहाँ आया है, कौन सा मुँह, यानी कि पोपले मुँह। कौन सा मुँह, पोपले मुँह, मतलब जिस मुँह में दांत नहीं होते, है ना। आपको मालूम है जो लोग वृद्ध हो जाते, बूढ़े हो जाते, तो उनके दांत क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, है ना। हाँ, तो उनके मुंह में दांत नहीं होते, तो उन उसको क्या कहते हैं, पोपले मुँह से। यानी कि दादी क्या करती है, अपने पोपले मुँह से जरा मुस्कुराहट फूट निकली है, यानी कि वो दादी क्या करने लगती है, हंसने लगती है। तभी रोहिणी दादी से कहती है, क्या कहती है, कि दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे क्या। यानी कि रोहिणी को अभी पता करना है कि इसके पहले जो 2 लोग आए थे कौन कौन, एक खिलौने वाला आया था, दूसरा मुरली वाला आया था। तो रोहिणी को पता करना है कि यह वही आदमी है क्या जो पिछले 2 बार आया था। इसीलिए रोहिणी दादी से कहती है कि उन्हें पूछो कि आप इसलिए इसके पहले बार इस नगर में आए थे क्या। तो दादी वही सवाल पूछने से पहले, है ना, कि दादी ये सवाल मिठाई वाले को पूछने से पहले मिठाई वाला क्या करता है, उसे उत्तर देता है कि पहली बार नहीं और कई बार मैं इस नगर में आया हूँ। यानी कि मिठाई वाला बताता है कि इस नगर में पहले और कई बार आके चला गया हूँ। तो रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, यानी कि घूंघट की आड़ से ही बोलती है। क्या बोलती है, कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर आए। यानी कि आप पहले मिठाई बेचने के लिए आए थे या और कोई चीज़ें बेचने के लिए आए थे। तो ऐसे रोहिणी फिर सवाल करती है। तो मिठाई वाला हर्ष हो जाता है, यानी कि आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। संशय है, विस्मयादि भाव से डूबकर बोला, यानी कि उसे पता चलता है कि इन्हें पता है कि मैं पहले बार नहीं तो अगली बार ही, यानी कि कई बार इस नगर में आया हूँ। इसीलिए वो जवाब देता है कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। यानी कि मैं इस नगर में 2 बार आया था, पहले पहली बार खिलौने बेचने के लिए आया था और दूसरी बार मुरलियाँ बेचने के लिए आया था, ऐसे मिठाई वाला रोहिणी को जवाब देता है। तो रोहिणी का अनुमान बराबर हो निकलता है, ठीक निकलता है। यानी कि जो उन्होंने अनुमान किया था कि वही आदमी है जो खिलौने बेचने आया था, जो मुरलियाँ बेचने आया था, वही आज क्या बेचने आया है, मिठाई बेचने आया है। तो वही अनुमान बराबर यानी कि ठीक निकलता है। और फिर
वो उससे बातें करते हुए अस्थिर हो जाती, वो स्थिर नहीं रहती। और वो बोलती है कि जो आप कर रहे हो व्यवसाय, इस व्यवसाय में आपको भला तुम्हें क्या मिलता है ना? इस व्यवसाय में तुम्हें क्या मिलता है, क्योंकि आप तो सस्ते में बेचते हो, तो आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे रोहिणी फिर उस मिठाई वाले को पूछती है। तब मिठाई वाला बताता है, जवाब देता है, क्या बताता है कि मिलता भला क्या है ना? कि यानी कि वो कहता है कि इससे मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता, यानी कि मिलता भला क्या है ना? यही खाने के लिए कुछ पैसे मिलते, मेरा जो घर है वो इस पर चलता है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कमाता, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, संतोष मिलता है, यानी कि मुझे प्रसन्नता मिलती, मैं आनंदित रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, है ना? हाँ, मैं संतोष रहता हूँ, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरा मिलता है, ऐसे वो बताता है। इसी प्रकार वो कहता है। और वो फिर रोहिणी कहती है कि सो कैसे, वह भी बताओ। यानी कि रोहिणी फिर पूछती है कि आपको धीरज कैसे मिलता है, संतोष कैसे मिलता है, असीम सुख कैसे मिलता है, तो वो भी बताओ कि कैसे आपको मिलता है। क्योंकि पैसे तो कम मिलते हैं, तो कम पैसे मिलने से आपको तो लागत भी नहीं निकलती होगी। ऐसे रोहिणी फिर से उसे सवाल करती है। तब वो जवाब देने लगता है ना? क्या कहता है? आप व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करें, यानी कि मिठाई वाला कहता है कि व्यर्थ की बातें, हम उन बातों की चर्चा क्यों करें, उन्हें आप जाने ही दो। यानी कि आप वो मत पूछो, उन बातों को सुनकर आप दुखी ही हो जाओगे, क्योंकि ये मेरे जीवन की एक कहानी है, और उसी कहानी के लिए मैं आप क्या कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। तो वो कहती है, जब इतना बता है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो रोहिणी कहती है कि अभी इतनी बातें बताए तो और बता दो, है ना? तो मैं और मिठाई ले लूँगी, फिर तुम मेरी जो सवाल है वो सवालों का जवाब दे दो, ऐसे रोहिणी उसे कहती है। और उसके बाद जो मिठाई वाला है वो क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है ना? और गंभीरता से मिठाई वाला क्या करने लगता है, जवाब देने लगता है, क्योंकि उसे अभी बताना पड़ता है ना? तो वो जवाब देने लगता है। वो कहता है, मैं भी अपनी नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तो वो अपनी जो कहानी है, वो कहानी इस परिच्छेद में वो क्या करता है, बताता है। क्या बताता है? कि मैं भी अपने नगर का, यानी मेरे गांव में मैं भी एक प्रतिष्ठित आदमी था, मेरा मकान था, मेरा व्यवसाय था, मेरे घर में गाड़ी घोड़े नौकर चाकर, यानी कि मैं बहुत बड़ा आदमी था। मेरी पत्नी थी, दो छोटे बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था, यानी कि मैं संसार में खुश था, प्रसन्न था, मेरे घर में किसी की कोई कमी नहीं थी, है ना? बाहरी संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, यानी कि मैं संसार में जो सांसारिक लोग होते वो सुखी थे, उसी प्रकार मैं भी सुखी था, है ना? मेरी जो पत्नी थी वो सुंदर थी, मेरे प्राण थी, है ना? मैं बहुत उसे प्यार करता था। मेरे जो बच्चे थे वो सुंदर थे, चुन्नू, है ना? जैसे आपके चुन्नू मुन्नू है, उसी प्रकार मेरे दो बच्चे थे, वो भी सुंदर थे, जैसे सोने के सजीव खिलौने लगते थे, है ना? उनको देखकर मुझे बहुत प्रसन्न रहती थी, मेरे घर में हलचल मची रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, है ना, कि समय आने पर कुछ भी हो सकता है ना? जो वो मेरे जो प्राण थे वो निकल गए। यानी कि जो भगवान था, उस भगवान ने मेरा सब कुछ क्या किया है, छीन लिया है, विधाता की लीला थी। इसी कारण मेरे घर में जो मेरी पत्नी थी, जो मेरा सोने का संसार था, वो सब कुछ क्या हो गया, अभी छीन कर ले गया है, यानी कि अभी सब कुछ गुजर गया है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार वो क्या करता है, रोहिणी को वो जवाब देता है, अभी पैसे मैं जो कमाता हूँ वो पैसे मेरे खाने के लिए ही कमाता हूँ, और जो बच्चे हैं उनके अंदर जाकर, उनके भीतर जाकर मुझे जो खुशी मिलती है, उस खुशी के लिए मैं ये सभी काम करता हूँ। इसी प्रकार का जवाब ये मिठाई वाला क्या करता है, उस रोहिणी को दे देता है। तो रोहिणी अब मिठाई वाली की ओर देखती रहती है, और उसकी आंखों में आंसू
आ जाते हैं। और इसी समय चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं। जब मिठाई खरीद रहे तो उसी समय चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और वो रोहिणी से लिपट कर कहते हैं, अपनी माँ से लिपट कर कहते हैं, उसकी आंचल को पकड़ कर कहते हैं कि अम्मा मिठाई, यानी कि वो मिठाई मांगने लगते हैं। तभी मिठाई वाला क्या करता है, वो कहता है कि मुझसे ले लो। ये कहकर तत्काल कागज की पुड़िया बनाकर वो मिठाई वाला उस मिठाई भर कर वो चुन्नू मुन्नू को क्या करता है, दे देता है। और रोहिणी भीतर से पैसे फेंक देती है। ओके। और जब वह रोहिणी पैसे फेंक देती है तो मिठाई वाला उस पैसों को वो उठाता नहीं है और वो बिना पैसे में मिठाई देकर वहाँ से क्या करना लगता है, निकलने लगता है। तभी बीच में दादी बोलती है, अरे अरे ये अपने पैसे तो लेकर जाओ। तब वो आगे फिर सुनाई पड़ा और वैसे वो मिठाई वाला है वो क्या करता है, बिना पैसे लिए वैसे वहाँ से निकलकर चला जाता है। और उसका वही मादक यानी मस्त मृदुल कोमल जो उसका स्वर है, जो वो गीत गाता है, जो बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, ये वाक्य फिर सुनाई पड़ता है। और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि वो मिठाई वाला वहाँ से चला जाता है। तो इसी प्रकार चौथे हिस्से में वो जो आदमी है वो क्या हुआ है, मिठाई लेकर आया है। तो इसी प्रकार जो लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी, इन्होंने इस पाठ के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है कि हमारे गांव में जिस प्रकार ये लोग आते हैं तो उस लोगों की तरह ये भी आदमी क्या है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें लेकर उसी नगर में क्या करता है, बेचने के लिए आ जाता है। तो वो क्यों आ जाता है, क्योंकि बच्चों के भीतर जाने के लिए उन्हें खुशी मिलती है, बच्चों की खुशी देखकर उसे अच्छा लगता है। हाँ, बच्चों, अपने बच्चों की खुशी वो दूसरों के बच्चों में ढूंढने की कोशिश करता है और इसीलिए वो क्या करता है, अलग अलग चीज़ें बेचने के लिए इस नगर में आ जाता है। तो इसी प्रकार इस कहानी के द्वारा भगवती प्रसाद वाजपेयी इन्होंने एक आदमी के दुख की बात इस कहानी के द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार हमें भी यदि किसी घर में दुख हो तो हमें भी उसे दुख को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, है ना। उस यही इस कहानी के द्वारा लेखक ने बताने की कोशिश की है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।